हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। पिछली जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है इसको जानने से पहले हम छोटे छोटे कुछ टर्म्स हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला जो हमारा टर्म है वो है डिफ्यूजन। तो हम जनरली डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करते हैं कि द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ टू और मोर substances, whether it is solid, liquid or gas, is called diffusion. फिर से एक बार, the spontaneous mixing of two or more than two substances, whether it is solid, liquid or gas, is called diffusion. यानी जब दो या दो से अधिक substances आपस में मिक्स करते हैं, होमोजीनियसली मिक्स करते हैं, तो फिर उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को हम डिफ्यूजन कहेंगे। प्रोसेस में जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है इसमें जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। यानी हम कह सकते हैं कि द movement of particles from higher concentration to lower concentration is called diffusion. डिफ्यूजन में एक सिंपल सा एग्जांपल अगर ले लें, हमने किसी कंटेनर के अंदर वाटर रखा और इसमें ऐड कर दिया हमने कॉपर सल्फेट को। जैसे ही कॉपर सल्फेट हम इसमें ऐड करेंगे, धीरे धीरे ही सही पूरे वाटर का जो कलर होगा वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि कॉपर सल्फेट का स्पॉन्टेनियस होमोजीनियस मिक्सचर हुआ है इस वाटर के अंदर। प्रोसेस को डिफ्यूजन कहेंगे। यानी द मूवमेंट ऑफ particles from higher concentration to lower concentration is called diffusion. दूसरा एक एग्जांपल ले लीजिए। अगर आप पानी के अंदर स्याही की एक ड्रॉप डालें तो धीरे धीरे वो स्याही की पूरी ड्रॉप पूरे पानी के अंदर होमोजीनियसली फैल जाती है। प्रोसेस को डिफ्यूजन कहेंगे। किसी कोने में अगरबत्ती की अगर एक स्टिक जलाई जाए तो धीरे धीरे उसकी स्मेल पूरे कमरे में फैल जाती है। डिफ्यूजन है। खाना जब बन रहा होता है या खाना जब गर्म होता है तो उसकी स्मेल दूर तक भी महसूस की जा सकती है। डिफ्यूजन है। कुल मिला के अगर पार्टिकल्स का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है विदाउट एनी हेट्रोजीनियस मिक्सिंग, इट इज होमोजीनियस मिक्सिंग। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अगर मिक्सिंग होती है तो फिर हम उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहेंगे। दूसरी जो हमारी प्रोसेस है वो प्रोसेस है हमारी ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन के जस्ट अपोजिट होती है ऑस्मोसिस। कैसे समझेंगे? तो डिफ्यूजन की प्रोसेस में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, लेकिन ऑस्मोसिस में लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि डिफ्यूजन की प्रोसेस के दौरान बीच में, यानी कि जो दो सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हो रहे हैं उनके बीच में किसी भी तरीके का मेम्ब्रेन एक्ट नहीं करता, लेकिन ऑस्मोसिस के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का मेम्ब्रेन लेना होता है जिसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर इसे हम SPM से इंडिकेट करते हैं। तो क्या कहेंगे हम ऑस्मोसिस को डिफाइन करेंगे तो द मूवमेंट ऑफ
solvent particles from lower concentration to higher concentration through a semi-permeable membrane is called osmosis. फिर से एक बार, the movement of solvent particles from lower concentration to higher concentration through a semi-permeable membrane is called osmosis. आइए इसको एक फिगर बनाते हैं और इसे फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। हम एक कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर के अंदर दो पार्टीशन करेंगे। एक पार्टीशन की तरफ हम प्योर सॉल्वेंट रखते हैं, दैट मीन्स इस साइड में हमने मान लीजिए वाटर को रख दिया, या फिर आप इधर डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी रख सकते हैं। दूसरी तरफ हमने कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रख दिया। हमने इधर रखा कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा इसमें? तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये होगा कि अगर बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी जाए, मान लीजिए हमने यहां लगा दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को, एसपीएम को, हमने बीच में अगर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया तो होगा ये कि चूंकि इस राइट साइड वाले सब्सटेंस का जो कंसंट्रेशन है वो कम है, इसलिए राइट साइड से लेफ्ट साइड जिधर की कंसंट्रेशन हाई है उधर की तरफ पार्टिकल्स का या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। तो हमारी जो डेफिनेशन है ऑस्मोसिस की, वो डेफिनेशन क्या एक्सप्लेन करती है? तो एक्सप्लेन करती है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम lower concentration to higher concentration through a semi-permeable membrane is called osmosis. तो होगा ये कि चूंकि राइट साइड में वाटर अवेलेबल है या फिर डाइल्यूट कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसलिए एक मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, जिधर की तरफ कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रखा गया है। इस फेनोमेना को, इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहेंगे। फिर से एक बार, अगर मूवमेंट होता है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का, वो भी लोअर टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो प्रोसेस हमारी ऑस्मोसिस कहलाएगी। हम और भी एग्जांपल्स लेंगे ऑस्मोसिस के अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन उन तक पहुंचने से पहले कुछ और एक्सप्लेनेशन से उनको हम देखेंगे। तो सिंपल वे में, अगर इस कंटेनर के अंदर एक तरफ वाटर, एक तरफ कॉपर सल्फेट का हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले रखा है, तो वाटर के पार्टिकल्स जिनका कंसंट्रेशन कम है उधर उनका मूवमेंट होगा हाई कंसंट्रेशन वाले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की तरफ। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑस्मोसिस। दो बातें यहां ध्यान रखनी है। पहला कि ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के जस्ट अपोजिट है, यानी डिफ्यूजन की प्रोसेस में हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, लेकिन ऑस्मोसिस की प्रोसेस में लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। इसके अलावा डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कोई जरूरत नहीं है, जबकि ऑस्मोसिस की प्रोसेस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कोई सिंपल सॉल्यूशन लेते हैं तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मेजर किया जाता है, या ये कह सकते हैं कि अगर कोई सॉल्यूशन लेते हैं तो वो सॉल्यूशन वेपर में जब कन्वर्ट होगा तो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। लेकिन जब हम किसी सॉल्यूशन को किसी दूसरे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाते हैं, जबकि दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन एक दूसरे से डिफरेंट होता है, तो फिर वहां ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, और जो प्रेशर इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। फिर से एक बार,
जब दो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस को एक साथ कांटेक्ट में रखा जाएगा तो फिर वहां ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा इन स्पाइट ऑफ वेपर प्रेशर के, और फिर पार्टिकल्स का मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। यानी अगर सिंगल सॉल्यूशन है तो सिर्फ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मेजर किया जाता है, लेकिन जब हम उसे एक सॉल्यूशन को किसी दूसरे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रखेंगे तो फिर हम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करते हैं। या ये कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर ही वो मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जो पार्टिकल्स के लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस पूरी प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि एक बीच में मेम्ब्रेन का यूज किया गया है। इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हालांकि बायोलॉजिकली मेम्ब्रेन और कई तरीके की हो सकती हैं, जैसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे इनपरमिएबल मेम्ब्रेन, और फिर तीसरा हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो तीन तरीके की हो सकती हैं। पहला, इसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दूसरे को हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और तीसरे को हम कहते हैं इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। अब तीनों में क्या डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, नाम ही से कंफर्म है कि वो मेम्ब्रेन जो छोटे सेमी साइज वाले पार्टिकल्स को अलाउ करता है एक साइड से दूसरे साइड में जाने के लिए। तो वो सभी मेम्ब्रेन्स जो किसी पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल्स को वन डायरेक्शन से सेकंड डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए अलाउ करते हैं उनको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दो तरीके का हो सकता है। नंबर वन, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और दूसरा आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेचुरल मींस नेचर से ऑब्टेन किया जाए। जैसे अगर हम एनिमल्स का ब्लैडर यूज करते हैं, जैसे पिग का ब्लैडर ले लें हम, या फिर प्लांट के पार्ट्स ले लें, लीव वगैरह, या फिर एनिमल्स का स्किन ले लें, तो ये सब कुछ हमारा नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। जबकि अगर हम पार्चमेंट पेपर का यूज करते हैं या फिर हम ले लेते हैं सेलोफेन का, तो फिर इसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मींस वो मेम्ब्रेन जो किसी पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल्स को एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए अलाउ करती है, उसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे। दूसरा है हमारा सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसे सभी मेम्ब्रेन्स जो किसी सेलेक्टेड पार्टिकल्स को ही एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए अलाउ करते हैं, उनको हम कहेंगे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और तीसरा है इनपरमिएबल मेम्ब्रेन। दैट मींस कि वो मेम्ब्रेन्स जो किसी भी टाइप के पार्टिकल को अलाउ ही ना करें आने जाने के लिए, पैसेज प्रोवाइड ना करें, उन सभी को हम इम्परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो यहां ऑस्मोसिस की प्रोसेस के लिए जिस मेम्ब्रेन की हमें जरूरत है वो है हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर से एक बार मैं इंडिकेट कर देता हूं कि मूवमेंट ऑफ solvent particles from lower concentration to higher concentration through a semi-permeable membrane is called osmosis। जब एक सिंगल सॉल्यूशन होगा, मान लीजिए हमने किसी कंटेनर के अंदर कोई एक सिंपल सा सॉल्यूशन ले रखा है, तो इस सॉल्यूशन का हम जो मेजरमेंट करेंगे वो मेजरमेंट होगा उसका वेपर प्रेशर। लेकिन अगर हम किसी सॉल्यूशन को किसी दूसरे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की सहायता से रखते हैं, तो फिर यहां जो प्रेशर डेवलप होगा उस प्रेशर को हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है ऑस्मोसिस की प्रोसेस के लिए। क्लियर है? अब ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है वो दो तरीके की हो सकती है। आइए देखते हैं हम। ऑस्मोसिस जो है
वो दो तरीके की हो सकती है। पहले को हम कहते हैं एक्स ऑस्मोसिस और दूसरे को कहते हैं एंड ऑस्मोसिस। पहले बात एक्स ऑस्मोसिस की करते हैं। अगर आप अंगूर को साल्ट या शुगर के कंसंट्रेटेड, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर रख देते हैं तो होगा ये कि कुछ समय के बाद जो अंगूर है वो श्रिंक कर जाएगा। आइए जरा इसको एक्सप्लेनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। हम एक ट्रे लेंगे या एक कंटेनर लेंगे, इसके अंदर हमने रख दिया कंसंट्रेटेड, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को। हमने रख दिया हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को, और वो भी शुगर का रख लिया हमने, या फिर हमने रख लिया सॉल्ट का हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब इसके अंदर हमने रख दिया एक ग्रेप्स को। अब ग्रेप के अंदर मौजूद जो भी सॉल्यूशन है, लिक्विड है, उसका कंसंट्रेशन लो होगा इन कंपैरिजन टू बाहर जो रखा गया सॉल्ट या शुगर का सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन की अपेक्षा। इसलिए होगा क्या, तो अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल का मूवमेंट होगा। यानी ग्रेप्स के अंदर का मटेरियल, सॉल्यूशन मटेरियल बाहर की तरफ निकलेगा और जो हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसके अंदर मिक्सिंग होगी उसकी। यहां आपको ध्यान रखना है कि जो इस ग्रेप्स का आउटर स्किन है वो आउटर स्किन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा। तो अगर हम हाईली कंसंट्रेटेड साल्ट या शुगर सॉल्यूशन के अंदर ग्रेप्स को रखते हैं तो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस आफ्टर सम टाइम grapes will shrink. This happens due to the movement of solvent particles from inside of the cell to the outside. तो अगर ऐसी प्रोसेस हो जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अंदर से बाहर आते हैं यानी एग्जिट होते हैं तो उस प्रोसेस को एक्स ऑस्मोसिस कहेंगे। फिर से एक बार, अगर सेल के अंदर से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सेल के बाहर निकलते हैं, जैसा कि अंगूर के हाईली कंसंट्रेटेड शुगर या साल्ट सॉल्यूशन के अंदर रखने की वजह से हुआ है, तो प्रोसेस को एक्स ऑस्मोसिस कहेंगे। दूसरी तरफ अगर आप विल्टेड लीफ ले लें या रेजिन ले लें, किशमिश, तो अगर आप सेम प्रोसेस रेजिन्स के साथ अप्लाई करें, शर्त यह है कि इस बार किशमिश को आप वाटर के अंदर, सिंपल वाटर के अंदर रख दीजिए। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, कुछ टाइम के बाद किशमिश की साइज बड़ी हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इस वजह से हुआ कि किशमिश के अंदर मौजूद जो मटेरियल है उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और जैसे ही हमने उसे पानी के अंदर रखा तो पानी का कंसंट्रेशन चूंकि लो था तो दो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, वहां वर्क किया ऑस्मोटिक प्रेशर में, और उस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वाटर के पार्टिकल्स मूव कर जाते हैं अंदर उस किशमिश के। इसलिए किशमिश की जो साइज है वो बड़ी हो जाती है, स्वॉलन हो जाती है। ये पूरी प्रोसेस एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है, और वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है किशमिश का आउटर स्किन। तो अगर बाहर से सॉल्वेंट का पार्टिकल किसी सेल के अंदर एंटर करता है तो हम उस प्रोसेस को एंड ऑस्मोसिस कहेंगे। इन द नटशेल, ओवरव्यू में अगर हम देखें तो अगर किसी सेल के अंदर से
पार्टिकल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं तो फिर प्रोसेस एक्स ऑस्मोसिस कहलाएगी। इस दौरान सेल की साइज श्रिंक करेगी, जबकि अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अंदर से बाहर से अंदर की तरफ एंटर करते हैं तो फिर प्रोसेस को हम एंड ऑस्मोसिस कहेंगे। इस दौरान जो साइज होगी सेल की वो पहले की अपेक्षा बड़ी हो जाएगी। तो एक्स ऑस्मोसिस में साइज श्रिंक करती है, जबकि एंड ऑस्मोसिस में साइज बड़ी होती है, स्वॉलन होती है। तो दो टाइप के हमारे ऑस्मोसिस की प्रोसेस है। दोनों ही प्रोसेसेस में पार्टिकल्स का मूवमेंट लोअर टू हायर कंसंट्रेशन ही होगा। पहली प्रोसेस जो है हमारी वो एक्स ऑस्मोसिस है, एग्जिट होता है, इसमें पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, जबकि दूसरी प्रोसेस एंड ऑस्मोसिस है, एंटर होता है, यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सेल के अंदर एंटर करते हैं। तो दो हमारा ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो गई। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ऑस्मोटिक प्रेशर का। आइए डिस्कस करते हैं हम कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या भला। फिर से हम पहले वाले फिगर की तरफ चलेंगे। हम एक कंटेनर लेंगे, इस कंटेनर के अंदर दो पार्टीशन हम करेंगे और इस पार्टीशन के बीच में हम यूज करेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक तरफ हम वाटर रखेंगे या फिर डाइल्यूट कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखेंगे, दूसरी तरफ हम कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखेंगे। हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा? तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑस्मोटिक प्रेशर तब डेवलप होता है जब दो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस एक साथ कांटेक्ट में रखे जाएं। तो अगर हम दो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को रखते हैं तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो रेगुलरली कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट का जो लेवल होगा वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा और जो वाटर का लेवल है वो रेगुलरली डाउनवर्ड जाएगा, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं इस कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट की तरफ। यह प्रोसेस केवल और केवल ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से होगी। ये ऊपर से जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है इस कॉलम के द्वारा, इस कॉलम के द्वारा, यानी हम लिखेंगे कि प्रेशर exerted by the column responsible for osmosis is called osmotic pressure। यानी इस कॉलम के द्वारा ऊपर से नीचे की तरफ लगाया गया प्रेशर, जिसकी वजह से वाटर के पार्टिकल्स लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव कर रहे हैं, उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। यह तब तक होता रहेगा जब तक ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा इस सॉल्वेंट के पार्टिकल को मूव कराता रहेगा इस कॉपर सल्फेट की तरफ। जैसे ही दोनों का कंसंट्रेशन सिमिलर हो जाएगा, वहां मैंने अभी आपको बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर तभी डेवलप होता है जब कंसंट्रेशंस अलग अलग हो। जैसे ही दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा, उसी पल ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो हो जाएगा, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो हो जाएगा तब सॉल्वेंट के पार्टिकल का सॉल्यूट के पार्टिकल की तरफ मूवमेंट बंद हो जाएगा। ऐसा हम ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन रियलिटी ये होगी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जितना लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड में जा रहे होंगे, उतने ही लेफ्ट साइड से राइट साइड में भी जाएंगे। दैट मीन्स कि इक्विलिब्रियम का कंडीशन डेवलप हो जाएगी, यानी कंसंट्रेशन दोनों सॉल्यूशन का सेम होने की कंडीशन में इक्विलिब्रियम सेटअप होगा
और हमारा ऑब्जर्वेशन ये होगा कि पार्टिकल्स का मूवमेंट बंद हो चुका है, लेकिन एक्चुअली जितने पार्टिकल्स लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होंगे उतने ही पार्टिकल्स राइट टू लेफ्ट भी मूव करेंगे। यानी अगर हम समझें तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो प्रेशर है उस प्रेशर को ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। एक और तरीके से इसको समझा जा सकता है, मान लीजिए कि दोनों का कंसंट्रेशन एक दूसरे से अलग है। होता क्या है, तो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। तो जब पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है तो इसका लेवल रेगुलरली बढ़ रहा है। अब हम एक काम करते हैं, हम करते क्या है कि राइट साइड वाले कॉलम में जो प्रेशर लग रहा था वो ऑस्मोटिक प्रेशर था। अब हमने एक काम किया कि हमने लेफ्ट साइड की तरफ से भी एक प्रेशर एक्सर्ट कर दिया, पी प्रेशर, या फिर हम इसको अगर P1 मान लेते हैं तो इसको हमने P2 मान लिया। अब P2 की वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं तब तक जब तक सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट स्टॉप ना हो जाए, मूवमेंट रुक ना जाए। तो चूंकि राइट साइड से पार्टिकल्स का मूवमेंट ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से हो रहा था और हमने जब P2 प्रेशर लगाया तो प्रोसेस रुक गई। इसका मतलब कि हमने उतना ही प्रेशर दे दिया जितना P1 था। तो अब ये जो P1 प्रेशर है जब P2 प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो प्रोसेस स्टॉप कर जाएगी। यानी यहां जो P2 प्रेशर लगाया गया है बाहर से, उस P2 प्रेशर को भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। यानी द प्रेशर विच स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस is called osmotic pressure. The minimum excess pressure which stops the movement of solvent particles from lower concentration to higher concentration through a semi-permeable membrane is called osmotic pressure. तो osmotic pressure का मतलब हो गया अगर solvent के particles का movement प्रेशर लगा के रोक दिया जाए लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ तो प्रोसेस को हम उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। क्लियर है? चलिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने यहां P इंडिकेट किया है। एक्चुअली केमिस्ट्री में जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर को दिखाएंगे तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर को इंडिकेट करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो सिंबल होता है हमारा पाई। तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से इंडिकेट करते हैं। बात अगर हम इसके डिपेंडेंस की करें तो हम कह सकते हैं कि मैथमेटिकली पाई जो होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के ऊपर और साथ ही साथ डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारे सामने आ जाएगा पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C इंटू टी, या फिर अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो बन जाएगा हमारा पाई इज इक्वल टू R इंटू सी इंटू टी। ये हमारा एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नंबर 3 अगर इसको हम दे दें तो ये हमारा एक्सप्रेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर को इंडिकेट करने का। यानी पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है R इंटू सी इंटू टी के, जहां C कंसंट्रेशन है जबकि T टेम्परेचर है। R क्या है? तो R जो है हमारा ये एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो हमारी जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू है 8.314, उस गैस कांस्टेंट की वैल्यू के इक्वल होता है। तो एक्सप्रेशन भी हमारे सामने आ गया, पाई इज इक्वल टू C इंटू R इंटू टी। अगर हम इसको और एक्सप्लेन करें पाई इज इक्वल टू CRT को तो हम लिख सकते हैं इसको, आइए देखते हैं, पाई इज इक्वल टू C इंटू R इंटू टी। लेकिन हमें पता है कि कंसंट्रेशन यानी कि C जो होता है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
के इक्वल होता है। तो अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 में प्लेस कर देते हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा पाई इज इक्वल टू एन बी बाई भी इंटू आर इंटू टी, या फिर हम लिख सकते हैं पाई इंटू भी इज इक्वल टू एन बी इंटू आर इंटू टी, या इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं पाई भी इज इक्वल टू एनबी, एनबी यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल का वेट अपान मोलर मास, तो डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू आर इंटू टी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं पाई भी, नॉट पाई भी, इस बार हम इसे यहां से कैलकुलेट करेंगे एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी आर इंटू टी डिवाइडेड बाई पाई इंटू वी। यानी ध्यान देंगे अब, अगर हमारे सामने ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू पता हो और हम अगर टेम्परेचर साथ ही साथ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन और सॉल्यूट का वेट पता हो तो हम आसानी से डिसॉल्व किए गए सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यह था हमारा एक्सप्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर का, जिसके द्वारा हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल है उस सॉल्यूट पार्टिकल का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? आइए एक केस स्टडी करते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। केस क्या है समझेंगे। फिर से हम उसी फिगर को फिगर आउट करते हैं। हमने एक कंटेनर लिया, इसके 2 पार्ट किए, बीच में हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज किया, एक तरफ राइट साइड में हमने वाटर रखा या फिर कॉपर सल्फेट का डाइल्यूटेड सॉल्यूशन रखा, जबकि दूसरी तरफ हमने कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा। यहां जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा था उसको हम पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल का मूवमेंट रुक रहा था, ऑस्मोटिक प्रेशर स्टॉप कर रही थी। लेकिन क्या हो अगर इफ पाई ग्रेटर हो जाए, यानी यहां जो पाई यूज किया जा रहा है जिसके हमने पिछले फिगर में P2 कंसीडर किया था, इसको हमने माना था P1। तो अगर P1 और P2 दोनों इक्वल है तो हम P2 को क्या कहेंगे, फिर से लेते हैं। इफ P1 इज इक्वल टू P2 था तो हमने क्या माना था, हमने कहा था कि P2 इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन क्या हो अगर P2 की वैल्यू ज्यादा हो जाए, यानी P2 ग्रेटर देन P1 हो जाए, तब क्या होगा? तब उस परिस्थिति में जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो रिवर्स हो जाएगा। यानी P2 की वैल्यू जब जाए P1 की अपेक्षा ज्यादा हो जाएगी तो देन द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स विल बी रिवर्स्ड, उल्टी हो जाएगी प्रोसेस। और जब ये रिवर्स्ड हो जाएगा तो फिर से एक बार, जैसे ही हमने यहां एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया ताकि ये P1 से प्रेशर से ज्यादा हो जाए, तो पार्टिकल्स का मूवमेंट इस बार अपोजिट हो जाएगा, इस बार लेफ्ट टू राइट होना शुरू हो जाएगा, यानी ऑस्मोसिस का उल्टा है। इसलिए इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी अगर ऐसी केस आए जब अप्लाइड प्रेशर, कॉलम लेफ्ट में अप्लाइड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाए, तो उस केस में पार्टिकल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होने लगता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और चूंकि ये प्रोसेस ऑस्मोसिस का अपोजिट है, रिवर्स है, इसलिए इस प्रोसेस को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इसी रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करके हम घरों में जो आरओ सिस्टम लगाते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम होता है वो एक्चुअली, वहां हम पानी के अंदर डिसॉल्व जो इंप्यूरिटीज हैं, जिनको हम टोटल डिसॉल्व्ड सॉल्यूट कहते हैं, टीडीएस कहते हैं, उस टीडीएस को कम करने की कोशिश करते हैं। और ये टीडीएस कम कैसे किया जाता है, तो हम प्रेशर जनरेट करते हैं
सॉल्यूशन के ऊपर जो हमारा पानी है वो एक सॉल्यूशन बन चुका होता है, उस पानी के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ताकि उसके अंदर मौजूद डिसॉल्व्ड जो इंप्योरिटीज है वो अलग की जा सके। तो इस प्रोसेस को हम आरओ सिस्टम या रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा जितने भी सी से घिरे हुए यानी समुद्र से घिरे हुए जो एरियाज हैं, कंट्रीज हैं, वहां पानी की बहुत समस्या है। तो पानी की समस्या से बचने के लिए उन कंट्रीज में डीसैलिनेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, यानी सी वाटर को लेकर के उसके अंदर से हम सॉल्ट मटेरियल्स को इसी रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस के द्वारा निकाल करके बाहर करते हैं। इस फेनोमेना को हम कहते हैं डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। और इस डीसैलिनेशन ऑफ वाटर के कारण जो सी वाटर होता है वो सी वाटर हमारा ड्रिंकिंग पर्पस के लिए बेहतर हो पाता है। क्लियर है? तो ये था हमारा ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। आइए, अभी मैंने जब स्टार्टिंग किया था ऑस्मोटिक प्रेशर को तो मैंने आपसे कहा था कि ऑस्मोसिस तभी शुरू हो सकती है जब दो सॉल्यूशन हो और उन दोनों सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन एक दूसरे से डिफरेंट हो। लेकिन क्या हो अगर कंसंट्रेशन डिफरेंट ना हो तब? तो आइए देखते हैं कंसंट्रेशन के बेसिस पर सॉल्यूशन के टाइप्स। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पर जो सॉल्यूशन होगा वो तीन तरीके का होगा। पहले को हम कहते हैं हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, दूसरे को हम कहते हैं हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन और तीसरे को हम कहते हैं आइसोटॉनिक सॉल्यूशन। तीन तरीके के सॉल्यूशंस हैं। पहले बात करते हैं हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन की। ऐसे सभी सॉल्यूशंस जिनका कंसंट्रेशन जनरली हाई हो, हाइपोटॉनिक जिनका कंसंट्रेशन लो हो, और आइसोटॉनिक दो सॉल्यूशन जिनका कंसंट्रेशन सेम हो। एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने जब ट्रे के अंदर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रखा था, किसका? सॉल्ट या शुगर का, और उसके अंदर आपने अंगूर को प्लेस किया था, तो प्रोसेस क्या हो रही थी? प्रोसेस ये हो रही थी कि अंगूर के अंदर का मटेरियल जिसका कंसंट्रेशन कम था वो बाहर की तरफ मूवमेंट हो रहा था, यानी ग्रेप के अंदर मौजूद जो मटेरियल था वो हाइपोटॉनिक था, जबकि बाहर जो रखा गया सॉल्यूशन था वो हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन था। तो कोई भी दो सॉल्यूशन जिनमें जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसको हम हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन कहेंगे, और जिसका कंसंट्रेशन कम होगा उसको हम हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन क्या हो अगर हम दो सॉल्यूशंस ले, दोनों का कंसंट्रेशन सेम कर दें? तो फिर ऐसे दोनों सॉल्यूशंस को हम आइसोटॉनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ध्यान रखेंगे, जब किसी हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में किसी ऐसे सब्सटेंस को रखेंगे जिसका कंसंट्रेशन हाइपोटॉनिक हो, तो प्रोसेस जो होगी वो एक्स ऑस्मोसिस होगी। लेकिन जस्ट उल्टा, फिर से एक बार, अगर हम हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं किसी हाइपोटॉनिक वाले सॉल्यूशन को, तो प्रोसेस एक्स ऑस्मोसिस होगी। लेकिन अगर यही प्रोसेस हम रिवर्स कर देते हैं, यानी हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन के अंदर किसी हाइपरटॉनिक को रखते हैं, तो फिर प्रोसेस एंड ऑस्मोसिस होगी। जैसा कि एग्जाम्पल अगर ले लें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा श्रिंकिंग ऑफ ग्रेप्स, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा स्वेलिंग ऑफ रेजिन्स। स्वेलिंग ऑफ रेजिन्स। तो ये तीन प्रोसेसेस हैं हमारी, तीन तरीके के सॉल्यूशंस हैं हमारे कंसंट्रेशन के बेस पर। हाइपरटॉनिक कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, हाइपोटॉनिक कंसंट्रेशन कम होगा, आइसोटॉनिक एक्स ऑस्मोसिस या एंड ऑस्मोसिस में से कोई प्रोसेस नहीं होगी, ऑस्मोसिस ही नहीं होगा, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहेंगे आइसोटॉनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? चलिए, क्या हो अगर हम इसी को एक बार और थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। दो टर्म हमारे सामने आएंगे। एक है हमारा
टर्गर प्रेशर या फिर टर्गर, और दूसरा है हमारा प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलाइसिस या फिर क्रीनेशन। इसको हम टर्गर को हम हीमोलिसिस भी कहते हैं। आइए देखते हैं। पहले हम बात करेंगे टर्गर का वाले की। अगर हम कोई ऐसा सब्सटेंस ले लें जिसमें कंसंट्रेशन आपका हाई हो और फिर उसे हम प्लेस कर दें किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो फिर जो दिया गया सब्सटेंस है वो सब्सटेंस के अंदर स्वेलिंग आएगी। जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम टर्गर कहते हैं या फिर हीमोलिसिस कहते हैं। दूसरा, अगर हम ठीक उल्टा, अगर हम कोई ऐसा सब्सटेंस ले लें जिसका कंसंट्रेशन लो हो और उसको प्लेस कर दें किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो प्रोसेस में उस सब्सटेंस में श्रिंकिंग हो जाएगी और प्रोसेस को हम क्रीनेशन कहेंगे या फिर प्लाज्मोलिसिस कहेंगे। आइए देखते हैं फिर से एक बार। अगर हम किसी फूल को जो कि मुरझाया हुआ है पानी के अंदर रख देते हैं, तो कुछ समय के बाद फिर फूल फिर से ताजा दिखने लगता है। अगर कोई सब्जी है, किसी प्लांट की पत्तियां हैं, अगर वो मुरझाई हुई हैं, उनके ऊपर पानी छिड़क दिया जाता है, वो फिर से ताजी दिखने लगती हैं। प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस टर्गर या हीमोलिसिस है। लेकिन यही उल्टा हो जाए, श्रिंकिंग हो जाए, तो प्रोसेस क्रीनेशन है। यानी अगर हमने ग्रेप्स को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा था, श्रिंकिंग हुई थी, तो प्रोसेस क्रीनेशन या फिर प्लाज्मोलिसिस कहलाएगी। लेकिन रेजिन्स को जब हमने वाटर के अंदर रखा था या फिर चने को पानी में रखेंगे अगर, तो दोनों की साइज ग्रोथ होगी। इस प्रोसेस को टर्गर या फिर हीमोलिसिस कहेंगे। तो जब साइज बड़ी होगी तो टर्गर या हीमोलिसिस कहलाएगा, साइज श्रिंक करेगी तो क्रीनेशन या फिर प्लाज्मोलिसिस कहलाएगा। ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लांट्स सॉयल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं ऑस्मोसिस की वजह से। प्लांट डिफरेंट पार्ट्स तक बने हुए फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑस्मोसिस के कारण। प्लांट की पत्तियां मुरझाई हुई हो तो वो फैल जाती हैं, फिर से ताजी हो जाती हैं, या ताजी हैं तो फिर से सिकुड़ जाती हैं, मुरझा जाती हैं ड्यू टू ऑस्मोसिस। बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हैं जिनका एक्सप्लेनेशन इस आधार पर किया जा सकता है। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा नमक खाता हो, सॉल्ट बहुत ज्यादा यूज करता हो, तो उस नमक के कंसंट्रेशन की वजह से उसके बॉडी के अंदर जो टिश्यूज हैं उनकी साइज फैल जाती है। प्रोसेस को इडेमा कहते हैं। इसलिए भोजन में भी नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। इडेमा की प्रोसेस से बचने के लिए नमक का इस्तेमाल फूड के अंदर कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब ट्रांसपोर्टेशन होता है मीट वगैरह का, तो उसको इतने दिनों तक खराब होने से या बचाया कैसे जाता है, फ्रेश कैसे रखा जाता है? तो इसमें भी ऑस्मोसिस का रोल होता है। जब हम मछलियों को या मीट को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो फिर हम उसके ऊपर सॉल्ट का एक सोल्यूशन पेस्ट करते हैं। क्या होगा इससे? तो वो एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है। सपोज
अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको खराब करने के लिए उसके ऊपर अटैक करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि वो सेल्स हैं। तो जैसे ही वो सॉल्ट के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं, तुरंत प्रोसेस होती है एक्स ऑस्मोसिस, क्योंकि उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर का लिक्विड या फ्लूइड लेस कंसंट्रेटेड होता है सॉल्ट की अपेक्षा। तो होगा ये कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर का सारा फ्लूइड सेल का जो सेल साइटोप्लाज्म है वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। प्रोसेस को कहेंगे एक्सोस्मोसिस। और जैसे ही एक्सोस्मोसिस होगी, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इस तरीके से फूड को लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है। तो आपने अभी देखा कि ऑस्मोसिस हमारी डेली लाइफ में, हमारी रेगुलर लाइफ में भी आता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो हमारा मेन होगा जो हमारा एक्सप्रेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर का, उसके ऊपर ध्यान रखना है। एक्सप्रेशन था हमारा, फिर से एक बार मैं उस एक्सप्रेशन को लिख दे रहा हूं। एक्सप्रेशन था हमारा पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी, जहां पाई इज इक्वल टू था एन बाई वी इंटू आर इंटू टी, या फिर पाई भी इज इक्वल टू था एन इंटू आर इंटू टी, या फिर पाई भी इज इक्वल टू आया था हमारा डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू आर इंटू टी। अगर हमें यहां से एम बी यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा डब्ल्यू बी आर टी अपान पाई भी। ये था हमारा एक्सप्रेशन फॉर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले तो जानने की कोशिश करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो जनरली हम लेते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस बॉयल होने लगे, वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन ये तो समझने के लिए हो गया। डेफिनेशन लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे कि द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of a solution or a liquid becomes equal to the atmospheric pressure is called बॉइलिंग पॉइंट। फिर से, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होगा किसी भी लिक्विड या किसी भी सॉल्यूशन का अगर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो जिस टेम्परेचर पर ऐसा होता है उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। यानी बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होगा वो टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो हम उसे बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड सब्सटेंस बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन द टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अगर कोई भी सब्सटेंस प्योर स्टेट में है, दैट मीन्स कि केवल और केवल सॉल्वेंट है, तो फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इन कंपैरिजन टू जब हम उसके अंदर कोई सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तब। यानी हम कह सकते हैं कि जनरली जब प्योर सॉल्वेंट हो तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है इन कंपैरिजन टू जब हम सॉल्यूशन लेंगे और उस सॉल्यूशन के अंदर बॉइलिंग पॉइंट लेंगे हम उसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट का। यानी अकॉर्डिंग टू राउल्ट, जब भी हम किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड करते हैं तो ऐड करने पर जो पूरा सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन पहले की अपेक्षा ज्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होगा। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि कोई
अगर हम प्योर वाटर ले लेते हैं तो आपको पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वेपर प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन अगर हम उसके अंदर कोई दूसरा सॉल्यूट जैसे कि शुगर या सॉल्ट डिसॉल्व कर देते हैं तो अगर हम शुगर या सॉल्ट डिसॉल्व कर देते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा सॉल्यूशन बन के तैयार होता है उसमें सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री से ज्यादा होगा। यानी अगर हम प्योर स्टेट को कंपेयर करते हैं सॉल्यूशन के अंदर मौजूद सॉल्वेंट के साथ तो हमेशा प्योर स्टेट के सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन के अंदर मौजूद सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के। अगर इसको हम इंडिकेट करते हैं सिंबल्स के थ्रू तो हमारे सामने आते हैं दो नए टर्म्स। पहला टर्म है हमारा T0B और दूसरा टर्म है हमारा TB। T0B क्या है? तो ये बॉइलिंग पॉइंट है और वो भी प्योर सॉल्वेंट का, जबकि TB क्या है? तो TB है हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो फिर से एक बार, अगर हम प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं तो T0B होगा, जबकि अगर हम सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं तो वो TB होगा। मैंने अभी आपको बताया कि प्योर स्टेट के सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की अपेक्षा सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्वेंट का प्योर स्टेट के सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट की अपेक्षा जो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद सॉल्वेंट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दैट मींस कि TB की वैल्यू ज्यादा होगी T0B से। इसलिए अगर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद टेम्परेचर में या बॉइलिंग पॉइंट में कितनी चेंजिंग आई, उस चेंजिंग को इंडिकेट करेंगे हम डेल्टा TB से, यानी ये डेल्टा TB की वैल्यू हो जाएगी हमारी TB माइनस T0B। यहां जो डेल्टा TB लिया गया है, इस डेल्टा TB को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो फिर से एक बार, अगर हम प्योर सॉल्वेंट की अपेक्षा सॉल्यूशन के अंदर मौजूद सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करते हैं तो हमेशा प्योर स्टेट के सॉल्वेंट की अपेक्षा जो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसके बॉइलिंग पॉइंट को TB से और प्योर स्टेट के सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को अगर T0B से इंडिकेट किया जाए तो TB हमेशा बड़ा है T0B की अपेक्षा। तो जब हम चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट लेंगे तो हमारा इंडिकेशन होगा डेल्टा TB और डेल्टा TB इज इक्वल टू होगा TB माइनस T0B। यहां डेल्टा TB को हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एलिवेशन का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज करना। एलिवेशन मींस इंक्रीज करना और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज करना। तो जब हम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड करके और फिर हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा प्योर स्टेट के सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट की अपेक्षा ज्यादा ही होगा। अब हम बात करते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करें तो आइए देखते हैं। हम y एक्सिस पर ले लेते हैं वेपर प्रेशर को और x एक्सिस पर हम ले लेते हैं टेम्परेचर को। मान लीजिए कि इस लेवल पर हमारा ये लेवल है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब अगर हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होता है। यानी मान लीजिए कि T0B पर जो सॉल्वेंट था हमारा प्योर सॉल्वेंट वो बॉयल करने लगा, यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारे सॉल्वेंट
का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है और T0B वो कंडीशन हो गई जिस पर हमारा T0B वो कंडीशन हो गई जिस पर हमारे इस सॉल्वेंट का, जो कि प्योर स्टेट का सॉल्वेंट है, इस प्योर स्टेट के सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, वो वेपर प्रेशर, प्योर स्टेट के सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल हो गया हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो इसका मतलब कि ये वो टेम्परेचर होगा, जो T0B टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर होगा जिस पर वो बॉयल करना शुरू कर दिया, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ही होती है कि वो टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड सब्सटेंस का, फिर से एक बार, ये T0B है, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं हम इसको, ये है हमारा T0B, हम यहां एक्स एक्सिस पर कंसीडर करके चल रहे हैं टेम्परेचर को। तो फिर से वो टेम्परेचर जिस पर किसी भी सॉल्वेंट का या किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, वो टेम्परेचर हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर दिया, तब तो उस केस में जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट हो गया हमारा TB, तो अब TB पर वो सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर होगा, उस सब्सटेंस का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, यानी टेम्परेचर और अधिक देंगे तब जाकर के वो बॉयल करना शुरू होगा, उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करना शुरू होगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब TB टेम्परेचर पर उस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद जो हमारा सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, यानी TB हमारा नए सॉल्वेंट का, यानी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तब, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है हमारा, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, चूंकि ये वाली प्रोसेस, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। देयरफॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन होती है कि वो प्रॉपर्टी जो सीधे सीधे नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंडेंट हो, ना कि नेचर ऑफ द पार्टिकल पर। तो चूंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसलिए ये भी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंडेंट होगी। तो हम लिखेंगे इसको कि डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी डिपेंडेंट होगा, और हमारे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग डेल्टा TB यानी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मोलालिटी के ऊपर डिपेंडेंट करता है, यानी स्मॉल m के। अब अगर इसे हम डिराइव करते हैं तो बन जाएगा हमारा डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। यहां जो KB आया है ये एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इसे हम कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और अगर बात इसके यूनिट की जाए तो इसका यूनिट होता है केल्विन kg पर मोल, ये इसका यूनिट है। अब अगर इसी एक्सप्रेशन को हम डिराइव करते हैं तो हम लिख सकते हैं क्या, आइए देखते हैं। इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलालिटी, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सिंप्लीफाई करिए इसे, हम लिख सकते हैं डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू NB, N यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय WA बाय 1000। अब अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आएगा डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाई WB डिवाइडेड बाई WA इंटू MB। या अगर इस एक्सप्रेशन को लास्टली हम लिखें तो हम लिख सकते हैं MB इज इक्वल टू KB
1000 WB डिवाइडेड बाई डेल्टा TB इंटू WA। यह हमारा एक्सप्रेशन आता है। इस एक्सप्रेशन में कौन क्या है? तो MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, KB इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, इसके बाद से WB वेट ऑफ सॉल्यूट है, डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है और WA वेट ऑफ सॉल्वेंट है। इस एक्सप्रेशन के द्वारा हम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व्ड जो हमारा सॉल्यूट है उस सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम अपनी अगली प्रॉपर्टी की। हमारी अगली प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जिस तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन करता है कि जब सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाएगा तो जो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले की अपेक्षा बढ़ेगा, लेकिन यहां ठीक उल्टा होता है। अगर बात हम फ्रीजिंग पॉइंट की करते हैं तो जब हम प्योर स्टेट का सॉल्वेंट लेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा और जब हम उसमें कोई सॉल्यूट डिसॉल्व कर देंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले की अपेक्षा घट जाएगा। आइए देखते हैं। अगर हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं तो प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट मान लेते हैं हम T0F, और जब हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमने मान लिया TF। एक्सप्लेनेशन में आगे जानने से पहले हम पहले यह देख लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। तो वो टेम्परेचर जिस पे किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड और सॉलिड दोनों फेज इक्विलिब्रियम में हो उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। द टेम्परेचर एट विच the liquid phase and the solid phase of a substance is in equilibrium, then the temperature is called freezing point। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर किसी टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का उसके सॉलिड फेज में जब हम कन्वर्जन करते हैं तो दोनों का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर सेम होगा उस टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। फ्रीज मैंने सिंपली उसे फ्रीज कर देना, उसे लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना या फिर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करना। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस के लिए किसी लिक्विड के लिए अगर हम उसके सॉलिड फेज के साथ कंपैरिजन करते हैं यानी किसी लिक्विड और सॉलिड को कंपेयर किया जाए तो वो टेम्परेचर जिस पर उन दोनों सब्सटेंसेस का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा उस टेम्परेचर को हम उस सब्सटेंस का उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। तो अगर हम इसे ग्राफिकली देखने की कोशिश करें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हम प्योर सॉल्वेंट लेंगे और फ्रीजिंग पॉइंट को T0F से और सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को TF से देखेंगे तो हमेशा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो बाद का है वो कम हो गया है पहले वाले की अपेक्षा। तो इस चेंज को हम दिखाएंगे डेल्टा TF से और डेल्टा TF का फॉर्मूला होगा T0F माइनस TF, यानी यहां जो डेल्टा TF है इस डेल्टा TF को हम कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो इक्वल है T0F यानी प्योर स्टेट के सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट माइनस TF यानी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट के। अगर हम इसको ग्राफिकली दिखाएं तो मान लीजिए कि हम y एक्सिस पर ले लेते हैं वेपर प्रेशर को और x एक्सिस पर ले लेते हैं टेम्परेचर को। ये वो वेपर प्रेशर है जिस पर सॉल्वेंट का, सॉलिड स्टेट के सॉल्वेंट का
और लिक्विड स्टेट के सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल है, यानी ये हमारा टेम्परेचर है, ये वो टेम्परेचर है जिस पर हमारे प्योर स्टेट के सॉल्वेंट का और लिक्विड सॉल्वेंट का, यानी सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट दोनों का वेपर प्रेशर सेम आ जा रहा है। तो इस टेम्परेचर को हम उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, जिसे हम T0F से इंडिकेट करेंगे। लेकिन जब हम इसके अंदर सॉल्यूशन डिसॉल्व कर देंगे, सॉल्यूट डिसॉल्व कर देंगे, तो उस कंडीशन में जो वेपर प्रेशर होगा वो चेंज हो जाएगा, और जब वेपर प्रेशर चेंज होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होगा, और जब फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होगा तो ये वो टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पर हमारा सॉल्यूशन फ्रीज करेगा, यानी सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो पहले की अपेक्षा डिक्रीज कर जाएगा, और ये जो डिक्रीजमेंट आएगी, इस डिक्रीजमेंट को हम डेल्टा TF यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानेंगे। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था उसी की तरह मैथमेटिकली डिपेंड करता है, यानी डेल्टा TF डिपेंड करता है मोलालिटी के ऊपर। सिंप्लीफाई अगर इसको करते हैं तो हम लिखेंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। यहां जो KF है इसको हम कहेंगे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर हम इसको कहेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ये होगा हमारा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा हमारा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ये मोलालिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, या फिर इसको जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो लिखा जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000। यानी सिंप्लीफाई अगर इसको करें तो लिख सकते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाई WB डिवाइडेड बाई MB इंटू WA, या फिर लास्टली हम लिख सकते हैं डेल्टा TF, नॉट डेल्टा TF, हम यहां लिखेंगे MB इज इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू WB डिवाइडेड बाई WA इंटू डेल्टा TF। तो यहां जो हमारा MB आया है, ये MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को इंडिकेट करेगा। यानी अगर हमारे पास क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हो, वेट ऑफ सॉल्यूट हो, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, तो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका मोलर मास कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहां आपने देखा कि जब प्योर स्टेट का सॉल्वेंट होगा और उसके अंदर कोई सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट पहले की अपेक्षा डिक्रीज कर जाएगा। केवल एक टॉपिक और आज हम डिस्कस करेंगे और वो होगा हमारा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर जो हमारा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, और जो हमारा इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट है या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, उनके एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे और उस एक्सप्रेशन को हम रिलेट करेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के साथ। आइए देखते हैं हम उस एक्सप्रेशन को। तो हमारा जो
क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है या फिर इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट है, इन दोनों का अगर हम एक्सप्रेशन देखें, एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के टर्म में, तो हमारा फॉर्मूला है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू गैस कांस्टेंट इनटू द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट, दैट मीन्स कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट divided by 1000 into delta H, that means कि change in enthalpy of vaporization। अगर बात इसके यूनिट की करते हैं तो यूनिट इसका है केल्विन केजी पर मोल। ठीक उसी तरीके से अगर हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का फॉर्मूला देखें तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू गैस कांस्टेंट इनटू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इनटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, जहां इसका यूनिट भी केल्विन केजी पर मोल होगा। तो आज हमने डिस्कशन में लिया ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर को, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को। दैट्स ऑल फॉर टुडे।